नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के प्राइम टाइम में मैं मनोज रघुवंशी आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज क्योंकि गुजरात के चुनाव की 3 तारीखों में सबसे एक पहली तारीख आज पहला मतदान हुआ 13 तारीख को, इसके बाद 17 तारीख को होगा, फिर 20 तारीख जो रिजल्ट नतीजे का दिन है। तो 3 सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में आज पहली तारीख हम गुजरात से भी इनपुट लेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं आपकी मुलाकात करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के हैं श्री हरीश भारद्वाज और भारतीय जनता पार्टी के हैं श्री विजय कुमार बंसल और हमारे संवाददाता गुजरात से बालाजी मिश्रा हैं और उनके साथ मौजूद रहेंगे लाइव गुजरात से विपिन भाई पुरुषोत्तम भाई पटेल जो कि गुजरात परिवर्तन पार्टी से हैं। सबसे पहले एक नजर देख लीजिए कि आज 13 तारीख को मतदान के दिन क्या हुआ। गुजरात विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज पहले चरण के लिए वोट डाले गए। चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की 87 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें सौराष्ट्र की 48, दक्षिण गुजरात की 35 और मध्य गुजरात की 4 सीटें शामिल हैं। पूरी मतदान प्रक्रिया कड़े सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। उधर बलसाड़ के मतदान केंद्र पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ भिड़ गए। वहीं केशुभाई पटेल ने राजकोट में अपना वोट डाला, लेकिन उनका यही वोट उनकी मुसीबत बन गया है। वोट डालने वो अपनी पायलट कार से गए, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन माना और केशुभाई को नोटिस जारी कर दिया। अगर 2007 के विधानसभा चुनावों पर गौर करें तो 182 सीटों में बीजेपी के खाते में 117 सीटें गई थीं। वहीं कांग्रेस को 59 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा 3 सीटें एनसीपी और 3 सीटें अन्य खाते में रहीं। लेकिन 2012 का ये मुकाबला 2007 से अलग है। अब ये मुकाबला सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच न रह के जीपीपी के चलते त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो गया है। गुजरात का ये चुनाव इस मायने में अहम है क्योंकि इसके नतीजे राष्ट्रीय राजनीति की सियासी तपिश को बढ़ाएंगे और मोदी के भविष्य के साथ भारतीय राजनीति की दिशा का निर्धारण करेंगे। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले बार की तुलना में अधिक सीटों से जीत हासिल कर राष्ट्रीय राजनीति पर उभरने की राह देख रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें 20 दिसंबर का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि मोदी की मेहनत कितनी रंग लाती है। अरुण शिवहरे की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब हमारे सामने सवाल ये है, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, इसके बारे में मैं कोई मेरे मन में कोई शंका नहीं है, इसलिए मैं इस को तो स्पेकुलेशन का मुद्दा नहीं बनाना चाहता कि वो जीतेंगे कि नहीं। मुझे पता है वो जीत रहे हैं। अब हमारा सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी से भी और बीजेपी से भी, दोनों से हमारा सवाल ये है कि तो इसकी वजह से जो अभी हमारी संवाददाता ने कहा कि इसकी वजह से भारत की राजनीति में एक नई दिशा, एक नया मोड़ हमको नजर आएगा। तो सबसे पहले सवाल बीजेपी से कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पहले तो ठीक है वो 2001 में बने, वो तो बन गए मुख्यमंत्री, 2002 में जीते, 7 में जीते, अब 12 में जीतने जा रहे हैं। तो तीसरी बार जीत के बाद आप किस नजर से देखते हैं कि केंद्र की और देश की राजनीति में ये क्या नया मोड़ ला सकता है? और फिर यही सवाल मैं पूछूंगा कांग्रेस पार्टी से, हरीश भारद्वाज जी से। पहले बीजेपी। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी भारी बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। केंद्र की राजनीति में जो फर्क पड़ने वाला वो ये है कि वहाँ का जो रोल मॉडल है, वहाँ का जो विकास है, वहाँ जो पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने जो चहुमुखी विकास किया है, उस विकास का एक रोल मॉडल भारत की राजनीति में, पूरे भारत में लागू हो, उसको लेकर आज का युवा, आज का नागरिक, आज का प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, वो आज मोदी जी की तरफ सर उठा के देखता है। हरीश भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? देखिए मनोज भाई, एक तो मैं आपकी इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि मोदी जी इस बार जीत रहे हैं। जहां तक वास्तु स्थिति का सवाल है, हो सकता है ये आपकी राय हो सकती है, हो सकता है ये हमारे आदरणीय बंसल जी की राय हो सकती है, परंतु कांग्रेस पार्टी इस बार पुनः सत्ता में, एक बार फिर से सत्ता के ऊपर आने की संभावनाएं हैं और पूरी संभावनाएं हैं, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरी बात, जहां तक आपने राष्ट्रीय राजनीति का प्रश्न रखा, तो राष्ट्रीय राजनीति के सामने आज 2 प्रश्न हैं। पहली बात तो मैं ये नहीं समझता कि मोदी कभी भी राष्ट्रीय राजनीति की ओर प्रेरित होंगे, क्योंकि एक अनाथ 100 बीमार भाजपा में पहले ही सर फटकबल की नौबत आई हुई है
उनकी टांगें खींचने वाले बहुत लोग लगे हुए हैं। और साथ ही साथ जो गुजरात के अंदर जो परिवर्तन की बयार इस बार मुझे दिख रही है, हालांकि मैं भी गुजरात होकर के आया था, वहां पर जो परिवर्तन की बयार है वो मोदी के खिलाफ है। चाहे हम चैनलों में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के ये कह दें कि मोदी एक बार पुनः जीतने वाले हैं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। और इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जी, एक हम राय जान लेते हैं जो कि गुजरात परिवर्तन पार्टी से हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। हमारे संवाददाता बालाजी मिश्रा मौजूद हैं और उनके साथ विपिन भाई पटेल जी हैं गुजरात परिवर्तन पार्टी के। तो गुजरात परिवर्तन पार्टी से भी हम जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या वो भी कह रहे हैं कि वो भी सरकार बना रहे हैं? तो मतलब बीजेपी की भी सरकार बन रही है, कांग्रेस की भी सरकार बन रही है, जीपीपी की भी सरकार, मतलब तीनों सरकार बना रहे हैं क्या? ये सवाल मैं आपका पूछ लेता हूँ विपिन चंद्र पुरुषोत्तम लाल पटेल जी से। ये गुजरात परिवर्तन पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, उनसे जानते हैं। विपिन जी, क्या लगता है आपको? आप आज प्रथम चरण का मतदान हो चुका है, प्रथम चरण के मतदान के बाद आपका आकलन क्या है? जीपीपी का क्या पोजीशन रहेगा? क्या आप भी सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे? हमारी केशु बाबा का कौन बनेगा मुख्यमंत्री में तीसरा व्यक्ति केशु बाबा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी परिस्थिति ये पहले चरण के इलेक्शन में देख रहे हैं। कम से कम हमारी सौराष्ट्र में अभी जो पोल हुआ उसमें कम से कम 22 सीट भी हम देख सकते हैं। और हम तो क्या सिर्फ 22 सीटों से आप सरकार बना लेंगे, ऐसा आपका दावा? ये पहला चरण का है और दूसरे चरण के साथ मिला के कुल 45 तक हम पहुंच सकेंगे, ऐसी हमारी एक योजना है। और उसमें हम गुजरात परिवर्तन पार्टी के सब कैंडिडेट कदम मिला के जो काम कर रहे हैं और जनता जान गई है कि इस गुजरात में अब परिवर्तन की ज़रूरत है। इसी तरह हम थर्ड फोर्स की तरह। तो आप दोनों चरणों में 45 सीट लाने का दावा कर रहे हैं, तो 45 सीट तो कहीं भी बहुमत का आंकड़ा के आसपास भी नहीं है, बाकी आप कहाँ से जुटाएंगे? देखो, बहुमत के आंकड़े के साथ अभी आपको मालूम होगा कि 1990 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल और केशुभाई पटेल ने जो मिली जुली सरकार बनाई थी और 5 साल तक वो चली, ऐसी तरह से ये सरकार बनेगी। आप किसके साथ सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ जुड़े? देखो, ये तो इसका कितना पल्ला आता है उसके ऊपर हमारे परम पूज्य केशु बाबा जो डिसाइड करेंगे उसके साथ सरकार बनाएंगे। मनोज जी, यहाँ जीपीपी का जो दावा है, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, प्रवक्ता भी हैं विपिन चंद्र जी, इनका साफ कहना है कि दोनों चरणों के बाद लगभग 45 सीटें इन्हें आएंगी। चलिए, और ये कांग्रेस या बीजेपी किसी से भी हाथ मिला के गठबंधन की सरकार यहाँ बनाएंगे। चलिए, तो मतलब एक मेरी समस्या खत्म हुई। मैं बड़ी चिंता कर रहा था कि मतलब मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, लेकिन वो तीसरा कौन है जो तैयार है? तो कम से कम ये पता लगा कि जीपीपी तैयार नहीं है, मतलब जीपीपी 45 सीट अपने लिए कह रही है। तो अगर उनकी बात सच भी हो गई तो भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो मैं चिंता कर रहा था कि बसंती और मौसी के तीसरा कौन होगा। तो अभी सिचुएशन ये है कि आधे इधर जाओ, आधे इधर आओ, बाकी मेरे पीछे वाली स्थिति रह गई है इस समय। अब हाँ, मैं थोड़ा सा मेरी चिंता थोड़ी दूर हुई। तो अब कम से कम केवल 2 ही दावेदार हैं जो किसी तरह से कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हालांकि बनेगी नरेंद्र मोदी की। अब हमारा बीजेपी से सवाल ये है कि देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार बने, नरेंद्र मोदी उसके बाद फिर केंद्र में नेता के रूप में उभरें, और फिर जो मतलब हमारे चैनल पे अभी आपने देखा कि उसके बाद मतलब उनकी टांग खींचने वाले भी यहाँ बहुत सारे मौजूद होंगे। तो फिर क्या होगा? मतलब नरेंद्र मोदी का चलिए एक पड़ाव तो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अभी प्रमुख रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो टारगेट है वो गुजरात विधानसभा चुनाव है। गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है, उसमें हमारे जो और शीर्ष का नेतृत्व बैठा हुआ है वो तय करेगा कि गडकरी जी किसको तय करते हैं, अडवाणी जी किसको तय करते हैं। अभी लेकिन जो हमारा टारगेट है वो सिर्फ गुजरात चुनाव है, और गुजरात चुनाव जीतने के बाद ये हमारा, अभी हम शुरुआत में गुजरात चुनाव जीतेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली की राजनीति में, फिर उसके बाद दिल्ली पे पताका फहराई जाएगी भाजपा। हरीश भारद्वाज जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का केवल टारगेट गुजरात है कि नरेंद्र मोदी का टारगेट दिल्ली है? देखिए, नरेंद्र मोदी का टारगेट यहाँ के गरीब, मजदूर, मुस्लिम और बहुत सारे वे तबके के लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा। नरेंद्र मोदी का टारगेट चाहे दिल्ली हो या गुजरात हो, इससे सरोकार नहीं है। सरोकार मनोज भाई इस बात से है कि गुजरात के अंदर जिस प्रकार से
जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, जिस प्रकार से गरीबों का दमन किया जा रहा है, जिस प्रकार से गुजरात के अंदर पिछले 12 सालों से जो गरीब जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, वो छुटकारा पाना चाहती है नरेंद्र मोदी के शासन से और उसके कुशासन से। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने इस गांधी की जो धरती थी, जो सत्य और अहिंसा की धरती थी, उसको परिवर्तित करके हिंसा और असत्य के आधार पर इस गुजरात को ले गए हैं, वो गुजरात आज परिवर्तन की राह देख रहा है। और इन चुनावों से मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से 8 से 9% जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो परिवर्तन के लिए बढ़ा है, वो गुजरात के बदलाव के लिए बढ़ा है, वो नौजवानों का वोट है, वो गरीबों का वोट है, वो किसानों का वोट है, वो उन लोगों का वोट है जो परिवर्तन की रास्ते पर चलना चाहते हैं, गुजरात को ले जाना चाहते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान अभी जुड़े हैं, अभिषेक पांडे जी, जो कि पत्रकार हैं। अभिषेक जी, क्या आप मानते हैं हरीश भारद्वाज जी की इस बात को कि जो अभी जो वोट परसेंटेज बढ़ा है आज के मतदान में, वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, हटाने के लिए, परिवर्तन के लिए बढ़ा है, कि नरेंद्र मोदी के ही फेवर में बढ़ा है कि भाई अब की बार हम मुख्यमंत्री नहीं चुन रहे, प्रधानमंत्री चुन रहे हैं? एक्चुअल में पिछले कुछ चुनावों का जो रिजल्ट आया और भी प्रदेशों में, ये कयास लगाते जा रहे हैं कि जो शहर का वोट है वो भाजपा के लिए पड़ता है और गांव के वोट है, शहर के अलावा जो वोट होगा वहां पे अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, इसका मतलब और पार्टियों के लिए बढ़ेगा। शहरों का वोट जो है 2 ही पार्टी बेसिकली, फर्स्ट प्रेफरेंस में भाजपा है, इसके बाद जो है कांग्रेस है और भी अदर पार्टीज हैं। तो इसमें मतलब कयास लगाए जा सकते हैं कि बीजेपी का है या कांग्रेस का है, लेकिन ये तो 20 तारीख को ही पता लगेगा। वोटिंग का अभी कुछ कहा नहीं आ सकता है किस तरह वोटर पलट गया, लेकिन ज्यादा वोटिंग हुई है इसलिए अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये है। हमें अच्छे रिजल्ट आएंगे। देखिए, उसमें हरीश भारद्वाज जी का कहना है कि इस ज्यादा वोटिंग का मतलब है कि ये जो ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं, ये परिवर्तन, मतलब नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं, ये ज्यादा वोटिंग से उनका निष्कर्ष ये है। नहीं, ज्यादा वोटिंग से हराने का मतलब नहीं है। जितनी ज्यादा वोटिंग होगी वो तो पिछला वोट क्या कट थोड़ा जाएगा। वोटिंग में कोई फिक्स व्यवस्था तो है नहीं कि 30 वोट जो है 30% इनको पड़ेंगे, 20% उनको पड़ेंगे। इस बार 3 पार्टियां भी हैं, तो कास्ट बेस्ड जो वोट है वो भी इस बार पड़ रहा है। हरीश भारद्वाज जी, इस बात को थोड़ा सा और समझा दें, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं कि अगर मान लीजिए वोट परसेंटेज बढ़ता है तो ये कैसे है कि जितना नया वोट है वो सारा का सारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहा है? हो सकता है उसमें बहुत सारा नरेंद्र मोदी के फेवर में जा रहा हो। नहीं मनोज भाई, मेरा कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से वोट गुजरात के अंदर बढ़ा है, वे लोग जो त्रस्त थे, वे लोग आज वोट डालने के लिए निकले हैं। वे लोग जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो गलियों से निकले हैं, परिवर्तन के लिए निकले हैं। उन लोगों ने महसूस किया कि आज हमको मौका आ गया है कि इस बार परिवर्तन लाके दिखाएं। उन लोगों ने, मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग परिवर्तन के लिए गुजरात के अंदर इस बार वोट डालने के लिए निकले हैं। और ये आपको 20 तारीख को बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। इसी चैनल में बैठ के हम लोग बात करेंगे और 20 तारीख को आने वाले समय में कांग्रेस की निश्चित ही सफलता आपको दिखाई देगी। हाँ जी, मेरा ये कहना है, जैसे अभी हरीश भाई ने कहा, हरीश भाई अभी ख्याली पुलाव पका रहे हैं यहाँ बैठ के। 20 तारीख को पता लग जाएगा। पिछली बार इन्हीं 87 सीटों पे से 85 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें से 58 सीटों पे भाजपा जीती थी, 24 सीटों पे महज कांग्रेस जीती थी, 1 पे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और 2 अन्य दल कोई जीते थे। अभी जो चुनाव हुआ है उसमें यही सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात का जो क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोग 65 सीटों से ज्यादा सीट पे जीतने वाले हैं। जिन युवाओं की ये बात कर रहे हैं, आज युवा मोदी जी को रोल मॉडल की तरह देख रहे हैं, उनको विकास पुरुष के रूप में देखते हैं। आज जो शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली का वासी हूं, दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार का पिछले 1998 के बाद से राज है। एक भी नया कॉलेज, डीयू का एक भी नया कॉलेज मुझे बता दें कि शीला दीक्षित सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक भी नया कॉलेज खोला हो यहां पर। इसके बावजूद यहां आज इतना अपराध का इतना बोलबाला है दिल्ली के अंदर कि अपराध का कैपिटल कहा जाता है दिल्ली की राजधानी। नहीं, अभी दिल्ली की नहीं, अभी तो गुजरात नहीं। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूं। तो गुजरात एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है। वहां पे आज जो श्रम मंत्रालय है, कांग्रेस सरकार का जो श्रम मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसका ये खुद का कहना है कि जो सबसे कम बेरोजगारी अगर देश में कहीं है तो वो गुजरात के अंदर है। ये गुजरात का रोल मॉडल है। 24 घंटे वहां बिजली आती है, बिजली के लिए स्वावलंबी है गुजरात सरकार, किसी से बिजली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती वहां पे। ये गुजरात है। कांग्रेस की केंद्र के अंदर सरकार है। पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस ने गुजरात के अंदर राज किया है। क्या किया है गुजरात में कांग्रेस सरकार ने पिछले 40 वर्षों में? अच्छा, हम एक बार बालाजी मिश्रा जी के पास जाते हैं। और मिश्रा जी, विपिन भाई पटेल साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए,